नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रिंस आपका जो चैनल है टीम प्रिंस तारानगर, उस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार कैलकुलस की क्लास को लेकर आप सबके बीच आ रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा हमारा टॉपिक चल रहा है। आज एक बार फिर मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट के टॉपिक के साथ आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा किसे कहते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट किसे कहते हैं, किस प्रकार आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट का निर्धारण करोगे, इन सब विषयों पर आपसे बातचीत मैंने की थी। आज जो बातचीत आपसे मैं करना चाह रहा हूं वो बातचीत करने जा रहा हूं मैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट को निकालने की विधि क्या है, किस प्रकार उच्चिष्ट और निम्निष्ट आप ज्ञात करोगे अगर आपको कोई सवाल दे दिया जाए तो। मैंने इसका मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो जो समझने पर आधारित था उस पर आपको पीछे क्लास में मैंने बता दिया है कि किस प्रकार उच्चिष्ट और निम्निष्ट, निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ट, सापेक्ष उच्चिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ट के विषय में आपको बातचीत करनी है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं विधि, किस प्रकार अपने को अगर कोई फलन दे रखा हो तो आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करोगे, उसकी क्रिया विधि क्या है। तो सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट की क्रिया विधि, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने की क्रिया विधि और निम्निष्ट ज्ञात करने की क्रिया विधि क्या है, क्रिया विधि क्या है, इस विषय पर बातचीत करनी है। क्रिया विधि बहुत आसान है प्यारे बच्चों। आपको अगर कोई फंक्शन दे रखा है y = f(x), ठीक है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन को उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड आता है कि उसका चरम मान कहाँ है। चरम मान का मतलब होता है कि उसका फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान जो है वही चरम मान है। देखिए एक शब्द है चरम बिंदु, याद रखना है ये सब बात आपको, चरम बिंदु, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट इसको कहते हैं। एक होता है चरम मान, चरम मान जिस बिंदु पर फंक्शन आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट होता है, यानी मैक्सिमा और मिनिमा होता है, मैक्सिमा और क्या होता है, मिनिमा होता है फंक्शन, वो बिंदु आपका चरम बिंदु कहलाता है। और जिस मान पर, जो मान मैक्सिमा आपने निकाला है या मैक्सिमा आपने मान ज्ञात किया यानी उच्चिष्ट मान आपने ज्ञात किया वो मान, और निम्निष्ट मान आपने ज्ञात किया है यानी मिनिमा वैल्यू आपने ज्ञात किया है, वो वैल्यू जो आई है वही वैल्यू उसकी चरम वैल्यू कहलाएगी, एक्सट्रीम वैल्यू कहलाएगी। वो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम क्या है, वैल्यू है। अब ध्यान करिए कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बिंदु चरम बिंदु है और ये मान उसका चरम मान है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, आपको एक स्थिति बताता हूं। दो चीजें हैं आपके पास, एक तो होता है किसी बिंदु के चरम बिंदु होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, और एक होता है उसका, आप लोग कह सकते हो कि आवश्यक क्या होती है, एक चीज होती है, ठीक है। आवश्यक किस प्रकार आप कहोगे कि ये चीज अपने लिए आवश्यक है। एक तो होता है आवश्यक, ठीक है ना। आवश्यक का मतलब होता है कि आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है उसके लिए कि चरम बिंदु होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, समझ गए ना। आवश्यक का मतलब होता है नेसेसरी, जरूरी, नेसेसरी कंडीशन क्या है। एक होती है सुफिशिएंट कंडीशन, एक होती है नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, और एक होती है सुफिशिएंट कंडीशन। दो अलग अलग चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चरम मान के होने के लिए एक तो होता है नेसेसरी कंडीशन और एक होता है सुफिशिएंट कंडीशन। एक होता है पर्याप्त प्रतिबंध और एक होता है आवश्यक प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध, और एक आपका होता है आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध। मैं सारी चीजों को एक एक करके बता के फिर आपको क्रिया विधि बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगी। पहले एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, चरम बिंदु क्या है, दूसरा चरम मान क्या है। वह बिंदु जिस पर फलन आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट होता है वो चरम बिंदु कहलाता है। चरम बिंदु वाले
बिंदु पर फलन का जो मान निकलेगा वो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो मान आपका चरम मान कहलाएगा। चरम मान होने के लिए यानी किसी भी फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट होने के लिए एक होती है आवश्यक प्रतिबंध और एक होता है पर्याप्त प्रतिबंध। तो आप लोगों को ध्यान रखना है किसी बिंदु x बराबर a पर ये फंक्शन जो है वो उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो, इसके लिए आवश्यक क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक ये है कि इस f डैश a का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी x बराबर a पर प्रथम कोटि का जो अवकलज है उसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसका मान उच्चिष्ट और निम्निष्ट हो। इसके लिए जरूरी है कि एक बिंदु x बराबर a जो है उस पर प्रथम कोटि के अवकलज का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या है कि इससे उच्च कोटि के जो अवकलज हैं जैसे f डबल डैश a का मान है, तो अब ये पर्याप्त प्रतिबंध है आपका। क्या है पर्याप्त प्रतिबंध? ये कहता है कि डबल डैश a का मान या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। जब ग्रेटर देन 0 होगा उस वक्त आपका फलन उस बिंदु पर क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। क्या होगा? उस बिंदु पर आपका फंक्शन उच्चिष्ट होगा। और जब ये ग्रेटर देन 0 होगा यानी मान इसका पॉजिटिव आएगा तब निम्निष्ट होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब मैं बात आगे करूं आपसे। f डबल डैश a का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो उस बिंदु पर फलन आपका निम्निष्ट होगा, और अगर लेस देन 0 होगा तो उस बिंदु पर आपका क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। देखिए दोबारा सुनिए, किसी भी फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि f डैश a बराबर क्या होना चाहिए? 0। किसी भी फलन y बराबर fx के बिंदु x बराबर a पर फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी चरम मान होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि f डबल डैश a ग्रेटर देन 0 या फिर क्या होना चाहिए? f डबल डैश a लेस देन 0 होना चाहिए। अगर f डबल डैश a का मान ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन आपका निम्निष्ट होगा, और अगर f डबल डैश a लेस देन 0 है तो फलन आपका क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको जो फलन दे रखा है उसको f डैश x बराबर a रखना है, यहां से x के मान ज्ञात करने हैं, फिर डबल डैश निकालना है और चेक करना है कि मान आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। अगर ये मान f डबल डैश a का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस बिंदु पर फलन आपका निम्निष्ट होगा, और अगर f डबल डैश a लेस देन 0 आ रहा है तो आपका क्या होगा? फलन उच्चिष्ट होगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहला अब क्रिया विधि को समझ लीजिए कि आपको क्रिया विधि कैसे ज्ञात करनी है, किस किस प्रकार आपको निकालना है किसी फलन का उच्चिष्ट होना या निम्निष्ट। चरम मान पता चल गया सबको, चरम मान किसको कहते हैं? आपको चरम बिंदु पता चल गया कि एक्सट्रीम पॉइंट किसको कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू किसको कहते हैं। फिर आपको किसी भी फलन के क्या होने के उच्चिष्ट और निम्निष्ट होने में लिख देता हूं इस बात को, अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्रिया विधि बाद में लिख देंगे। पहले ये बात लिख देता हूं कि चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध, चरम मान के लिए कौन सा प्रतिबंध? आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध। तो आपको यहाँ हिंदी में खुद लिखना है, ये तो हेडिंग है इसकी। चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? आपको लिखना है कि फलन y बराबर fx के बिंदु x बराबर a पर, बिंदु किस पर? बिंदु x बराबर a पर चरम मान होने के लिए यह आवश्यक है कि f डैश a बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मैंने बोल दिया आपको लिखना है ये। माना y बराबर fx एक फलन है, इसके बिंदु x बराबर a पर फलन का मान चरम मान होगा यदि f डैश a बराबर क्या हो? 0। अगर f डैश a का मान 0 नहीं है तो उस पर आपको चरम मान नहीं मिलेगा, आप आगे चेक मत करो चाहे। अगली बात सुनो, चरम मान के लिए पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त का मतलब अब आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा।
पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध क्या है वो ध्यान रखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, चरम मान के लिए पर्याप्त प्रतिबंध जब लिखोगे तो यही लिखना है कि माना y बराबर एक f(x) एक फलन है, इसके बिंदु किस पर, x बराबर a पर फलन के चरम मान होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि पहला प्रतिबंध लिखोगे f"a का मान लेस देन 0 है तो इस पर फलन क्या होगा, आपका उच्चिष्ट होगा। इस पर फलन क्या होगा, तो फलन उच्चिष्ट होगा। दूसरा लिखोगे यदि आपके पास f"a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस वक्त आपका फलन क्या होगा, निम्निष्ट होगा। फलन क्या होगा आपका, निम्निष्ट होगा। और तीसरा पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना है, यदि f"a की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है तो इस पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही क्या है, निम्निष्ट है। और अधिक जांच करने की क्या है, आवश्यकता है। अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि यहां उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। अभी आपको मोर देन क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, उसकी जांच करनी है। अभी आप कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, और अधिक उच्च कोटि के अवकलज क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है और चरम मान के लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। तो चलते हैं अपन अगले पॉइंट की ओर। एक पॉइंट और ध्यान रखना है अपने को कि एक पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु। कौन सा बिंदु, चरम बिंदु तो मैंने समझा दिया आपको। एक होता है नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु, ये भी ध्यान रखना है। नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये पॉइंट, वो पॉइंट जिस पर फलन ना तो उच्चिष्ट और ना क्या हो, निम्निष्ट हो, उसे नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। एक ऐसा बिंदु जिस पर फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ट होते हैं वो तो कहलाता है चरम बिंदु। एक ऐसा बिंदु जिस पर फलन ना तो उच्चिष्ट और ना निम्निष्ट हो क्या कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इस पर सभी कोटियों के जो अवकलज होते हैं वो 0 होते हैं, यानी इस पर द्वितीय तृतीय सभी कोटि के अवकलज क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नति परिवर्तन बिंदु की परिभाषा आपको याद रह जाएगी कि जिस पर फलन ना तो उच्चिष्ट और ना निम्निष्ट हो क्या कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। अब देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट याद करने की विधि जो है वो 2 तरीके की विधियां मैं आपके सामने रखूंगा। अब यहां उच्चिष्ट और निम्निष्ट याद करने की क्या है, विधि। सबसे पहली विधि जो है वो द्वितीय कोटि अवकलज विधि है। कौन सी विधि है, द्वितीय कोटि अवकलज विधि, द्वितीय कोटि अवकलज विधि, अवकलज विधि। अधिकांश सवाल आपको इसी विधि से करने हैं। आपकी परीक्षा में जो सवाल आएगा वो भी इसी विधि पर आधारित आएगा। प्यारे बच्चों, समझ गए मेरी बात को। इसी विधि पर जितने आधारित सवाल होंगे वही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक सवाल मैं प्रथम कोटि अवकलज विधि से भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको समझना है प्रथम कोटि अवकलज, द्वितीय कोटि अवकलज विधि में क्या करना। आपको एक फलन दिया हुआ आएगा y बराबर f(x). आपसे ये कहा जाएगा कि बताइए इस फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान क्या होगा, या आपसे कह सकता है कि बताइए ये फलन किस बिंदु पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका आप एक बार अवकलन करोगे, dy अपॉन में क्या निकालोगे, dx बराबर क्या होगा, f'(x). प्रथम बार आप इसका अवकलन करोगे। मैं जो स्टेप बता रहा हूं वही स्टेप हर सवाल में कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। कर दिया। इसके बाद क्या करना, आपको यहाँ 2 बार अवकलन करना। d2y अपॉन में क्या आ गया, dx2 बराबर क्या आ गया, f'(x) आ गया। ये सेकंड आ गया। अधिकांश सवाल इससे हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप ये होगी आपकी, फर्स्ट स्टेप में ये कर दिया आपने, सेकंड स्टेप में आपने ये कर दिया। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो आपने dy अपॉन dx निकाला था उस dy अपॉन dx की वैल्यू 0 के बराबर रखो, यानी f'(x) का मान 0 के बराबर रखकर ये देखिए ये एक x में एक समीकरण बन जाएगी, और इस समीकरण को क्या करना है आपको, समीकरण को हल करना है, समीकरण को हल करना। इसको हल करने
करने के बाद में आपको x के बहुत सारे मान मिल जाएंगे। मान लो आपको मिल गया a1, मान लो मिल गया आपको a2, मान लो मिल गया a3। ये जितनी कोटि की होगी उतने आपको x के क्या मिलेंगे, मान मिलेंगे। यानी जितनी यहाँ x की पावर आएगी उतने x के मान यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मान मिलने के बाद अगली स्टेप में आपको क्या काम करना है, फोर्थ स्टेज में आपको क्या काम करना, फोर्थ स्टेप में आपको काम करना है कि जिस भी x के मान पर आप लोगों को मिला है, जो x के मान मिले, पहले एक ले लेना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे। पहले मान लो x बराबर a1 पर अपने को क्या करना है, a1 पर अपने को d2y अपॉन में dx2 का मान निकालना है। यानी आपको f डबल डैश a1 का मान निकालना है। दोबारा सुन लीजिए प्यारे बच्चों, एक एक मान पर, मान लो आपने a1 पर निकाल लिया, फिर मान लो आपने a2 पर निकाल लिया, फिर मान लो आपने a3 पर निकाल लिया। इन सब पर किसके मान आपको निकालने हैं, आपको इन सब पर मान निकालने हैं f डबल डैश के, यानी d2y अपॉन में किसके, dx2 के, d2y अपॉन में किसके, dx2 के। इन सब के मान आप लोगों को क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। इन सब के मान आपको ज्ञात करने हैं। अब ज्ञात करने के बाद क्या करें, मान लो आपने ज्ञात कर लिया, अब पांचवें स्टेप में ये चेक करोगे कि इनमें से कौन सा मान पॉजिटिव है और कौन सा मान नेगेटिव है। मान लो आपने x बराबर a1 पर निकाला, वो मान आपका क्या आ गया, a1 पर निकाला, वो पॉजिटिव आ गया। मान लो आपने क्या निकाला, a2 का निकाला, a2 का मान आपने निकाला, वो मान आपका नेगेटिव आ गया। तो सुनिएगा प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब डबल डैश वाले मान का मान आपको पॉजिटिव मिल जाए तो वो फलन उस बिंदु पर हमेशा निम्नलिखित होगा। बताइए बात थोड़ी देर पहले ही, अगर डबल डैश यानी दो कोटि का आपने अवकलज किया, उसका मान अगर धनात्मक है, 0 से बड़ा है, तो आपको मैंने पर्याप्त प्रतिबंध में 2 बात लिखाई है, देख लो। वहां इस बिंदु पर ये क्या होगा, निम्नलिखित होगा। शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया भी आप लोगों को ये। तो f डबल डैश a का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब इस x बराबर a1 वाले बिंदु पर आपका फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा। समझ गए। फिर देखो x बराबर a2 पर आपका f डबल डैश a2 का मान क्या रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। अगर ये मान 0 से आपका छोटा है तो इस बिंदु पर फलन आपका क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। तो 2 बातें तो कंफर्म हो गई कि x बराबर a1 पर और a2 पर आपने मान निकाला, अगर पॉजिटिव आता है तो निम्नलिखित होगा, अगर नेगेटिव आता है आपका मान तो क्या होगा, फलन आपका उच्चिष्ट होगा। अब आप कह सकते हो कि सर ये दोनों आगे तो ठीक है, नहीं आए तो अगर मान लो तीसरा बिंदु आपने निकाला a3, इस a3 पर मान आपको f डबल डैश a3 का मान आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अगर ये 0 मिल गया तो अब क्या करेंगे, 0 मिल गया तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अभी आप कुछ नहीं कह सकते। यानी ना तो आप कह सकते उच्चिष्ट होगा, ना कह सकते निम्नलिखित होगा, और अधिक जांच की क्या है, आपको आवश्यकता है। यानी अब और अधिक जांच का मतलब हो गया आपको वापस क्या करना पड़ेगा, 6 नंबर स्टेज में 2 कोटि से अधिक 3 कोटि का अवकलज निकालना पड़ेगा। 3 कोटि का अवकलज निकालकर वही काम वापस करोगे कि 3 कोटि वाले को 0 के बराबर आपने रखा था, तो 3 कोटि वाले में अब यही x का मान 3 वाला जो है वो रखकर देखो, इस वाले में अगर 3 वाले में आपने रखा और मान आपका या तो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो याद रखना, ना तो फलन क्या होगा आपका उच्चिष्ट होगा, ना तो फलन क्या होगा उच्चिष्ट होगा, और ना ही फलन क्या होगा आपका निम्नलिखित होगा। ये ध्यान रखिएगा, ना फलन उच्चिष्ट होगा, ना फलन क्या होगा आपका निम्नलिखित होगा। अब कंफर्म है, ना उच्चिष्ट ना निम्नलिखित, यहाँ कंफर्म नहीं था, यहाँ और अधिक जांच की आवश्यकता थी, आपने जांच कर दी। यदि विषम कोटि का अवकलज करने के बाद उसी बिंदु पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही क्या होगा, निम्नलिखित होगा। ध्यान रह जाएगी ये बात, ना उच्चिष्ट होगा ना क्या होगा, निम्नलिखित होगा। मगर
अगर आपने यहां देख लिया कि इसके बाद यहां भी जीरो आ जाए, यहां भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो आपको अगली 7वीं स्टेप में क्या करना पड़ेगा, 4 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। dy अपॉन में क्या होगा, dx4। ऐसे 4 बार निकाला आपने, 4 बार इसका अवकलन किया है, मान लो 4 बार आपने इसका अवकलन कर दिया a3 पर। अगर इस a3 पर 4 बार वाले पर भी आपने मान निकाला और अगर आपके पास पॉजिटिव आ गया, अगर आपके पास नेगेटिव आ गया, देखिए अब पॉजिटिव आ गया तो वही घटना होगी जो 2 बार वाले पर थी। पॉजिटिव आ गया तो निम्निष्ट ही होगा, यानी यहां भी पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, मिनिमा होगा। और अगर यहां लेस देन 0 आ गया तो यहां क्या होगा, आपका मैक्सिमा होगा। यहां क्या होगा, मैक्सिमा होगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। जब भी सम पावर वाला कभी भी आपके पास आ जाए, 2, 4, 6, 8 पर कभी मिले, ग्रेटर देन और लेस देन मिले, तो मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने का तरीका यही है। अगर आपका पॉजिटिव है तो निम्निष्ट होगा, नेगेटिव है तो उच्चिष्ट होगा। लेकिन विषम पावर पर अगर आपको ऐसा मिल जाए तो ना उच्चिष्ट होगा और ना क्या होगा, निम्निष्ट। अब आप ये भी कह सकते हो कि यहां भी 0 आ जाए, तो यहां भी 0 आ जाए तो आप अगली बार और करिए, 5वीं बार करिए, फिर 5वीं बार आ जाए तो 6ठी बार कीजिए। ऐसे आपको आगे से आगे काम करना है। लेकिन आपकी परीक्षाओं में इतना ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 या 4 तक पूछ सकता है। इससे ज्यादा बड़ा सवाल आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। एक बार मैं इस बात को रिवाइज कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। पहला, y बराबर fx फलन आपको पेपर में दिया हुआ आएगा, आपको कहेगा इस पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करो। पहला काम, सबसे पहला अवकलन, फिर 2 बार अवकलन, फिर पहले वाले को 0 के बराबर रखकर समीकरणों को हल करना है, x के मान याद करने हैं। जो x के मान आपके पास आ जाए, उन x के मानों को डबल बार जिसका अवकलन किया है उसमें रखकर मान निकालोगे कि उसके फलन का मान क्या मिल रहा है। अगर वो मान आपका किस प्रकार का आ रहा है, वो तीनों बातें आपको लिख लेनी है। तीनों बातें क्या कर लेनी है, लिख लेनी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 5वीं स्टेप में उस मान पर पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करो। पॉजिटिव आ रहा है तो उस बिंदु पर वो निम्निष्ट होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो निम्निष्ट होगा, नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और अगर 0 आ रहा है तो वो ना उच्चिष्ट होगा और ना क्या होगा, निम्निष्ट होगा। ये कंफर्म नहीं है, अधिक जांच की क्या है, आवश्यकता है। अधिक जांच में फिर एक बार और करेंगे। अगर अब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है तो ना उच्चिष्ट होगा और ना क्या होगा, निम्निष्ट होगा। लेकिन 3 बार में फिर 0 के बराबर अगर आ जाता है, 3 बार में भी अगर ये 0 के बराबर आ जाता है 3 बार वाला भी, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां क्या करोगे कि आगे अधिक और करोगे अवकलन, 4 बार करोगे। 4 बार में भी नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए तो वही घटना होगी जो 2 बार वाले में हो रहा है। यानी अब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आया तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट होगा। लेकिन 3 बार वाले में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो ना उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। शायद बात आपको समझ में आ गई है। अब इस पर कुछ सवाल मैं आपको करवाता हूं। परीक्षा में आपको यही मेथड ध्यान रखना है और यही मेथड है जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल आपको हल करने हैं। अगर ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा मैक्सिमा और मिनिमा का। लेकिन ये मेथड अगर समझ में नहीं आया तो फिर बड़ी मुश्किल आपके सामने आने वाली है। देखिए, मैं एक सवाल अपनी तरफ से आपको कोई करवाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है y = और यहाँ मैंने लिख दिया है आपके सामने x² प्लस ये लिख दिया 3x प्लस यहाँ लिख दिया मैंने 7। मैंने आपसे ये कहा है कि इस फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान क्या करिए, ज्ञात करिए। तो पहले आपको काम कौन सा करना है प्यारे साथियों? पहला काम आपको करना है यहाँ कि इसका मान ज्ञात करने से पहले आप एक बार अवकलन करो इसका। dy अपॉन में क्या आएगा, dx। ये होगा आपका 2x प्लस कितना 3। फिर दूसरी बार जब अवकलन करोगे ये आएगा d2y अपॉन में कितना dx2 बराबर ये हो जाएगा आपका 2। फिर मैंने आपको अगली स्टेप में ये कहा था कि dy अपॉन dx जो आप निकालो उसको 0 के बराबर रखो। 0 के बराबर रखोगे तो ये मान है इसका, तो ये लिखोगे 2x प्लस 3 बराबर कितना 0। यहाँ से x का मान ज्ञात करोगे तो ये आएगा -3 बटे कितना 2। बहुत आसान सा तरीका है अगर आप समझ गए तो। ये आ गया x बराबर -3 बटे कितना 2। इस पर जो द्वितीय कोटि का अवकलज निकाला है उसको चेक करो कि क्या मान आ रहा है आपका। यानी x बराबर कितने पर 3 बटे 2 -3 बटे 2 पर किसका मान निकालना है, d2y अपॉन में dx2 का मान निकालना है। बराबर देखो
यहाँ d2y अपॉन dx2 का मान कितना है, 2 ही है, तो इसको रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मान आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो मैंने एक बात कही थी आपको थोड़ी देर पहले कि जब भी x के मान पर द्वितीय कोटि वाले का मान या तो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो कन्फर्म है वो उस बिंदु पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। लेकिन पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमा और मैक्सिमा का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ लिखोगे अतः किस पर, x बराबर -3/2 पर ये मान क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा, ये इस बिंदु पर मिनिमा होगा, पर क्या होगा, मिनिमा होगा। मिनिमा का मतलब निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब निम्निष्ठ मान क्या होगा, निम्निष्ठ मान कैसे ज्ञात करें, निम्निष्ठ मान पूछा जाएगा आपसे कि निम्निष्ठ मान कितना होगा, फिर ये भी बताओ। तो x का मान कितना है, -3/2 है। ये वाला मान आपको जो सवाल दिया है उस सवाल में रख दीजिए, तो आपको मिलेगा y बराबर कितना, -3/2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर 3 × -3/2 कर दो, फिर क्या कर दो, प्लस का 7 कर दो। तो y बराबर आपके पास हो जाएगा 9/4 प्लस ये हो गया 9/2, ये हो गया प्लस का कितना 7। y बराबर देखो यहाँ हो गया आपका 4, ठीक है। 4 करोगे तो ये 9 आपके पास है, इसको 9 से गुणा करोगे तो ये 2 से गुणा करोगे तो ये 18, इसको 4 से गुणा करोगे तो ये हो गया 28, 28 से ये घटा दिया 10 बच गया, 10 और 9 19 हो गए। तो y बराबर आपके पास बचेगा 19 बटे कितना प्यारे बच्चों, 4। ये वैल्यू जो आपके पास आई है वो इसकी क्या कहलाएगी, मैक्सिमा नहीं होगी, मिनिमा वैल्यू होगी, यानी निम्निष्ठ मान होगा आपके पास। मैंने बता दिया आपको, कितना भी बड़ा सवाल आ जाए आपके पास, चाहे आप इस विधि से उस सवाल को हल कर दीजिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो सवाल आपका पक्का क्या होगा, गलत होगा। अब आपको इसी तरीके से कौन कौन से सवाल करने हैं, एक सवाल मैं और हल करके दिखाऊंगा, फिर मैं कुछ सवाल आपको दूंगा जो कि आपको हल करने हैं। तरीका यही रहेगा, आप सवालों को बदल सकते हो मगर इसके तरीके को नहीं बदल पाओगे, और आप इस तरीके को याद करोगे तो आपको सवाल हल मिल जाएगा। सवाल आपके पास है fx बराबर, देखिए आपके पास सवाल है x - 1 इंटू है मान लो 2 e की पावर x, ये सवाल है। तो सवाल अपना ये है कि fx बराबर x - 1 2 e की पावर कितना है, x है। आपसे ये कहा गया है इस सवाल में कि इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इसका एक बार अवकलन करना। एक बार अवकलन करोगे, 2 का अवकलन नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, u × v से करेंगे तो इसका अवकलन हो गया, इसका नहीं करना तो ये सेम लिख दो x - 1। अब इस वाले का अवकलन आपको करना है, इसका नहीं करना तो प्लस आपके पास आ जाएगा 2e की पावर x, और इसका अवकलन कितना होगा, 1 होगा। प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख लीजिए f' बराबर 2e की पावर x आपका कॉमन आ गया, इसमें बच गया x - 1 और आगे वाले में बच गया 1, ये जोड़ दीजिए, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया f' बराबर कितना 2e की पावर x इंटू कितना x, ठीक। अब इसका दोबारा अवकलन करना है आपको, तो f" जब निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका करना है u × v से अवकलन, तो 2 का 2 e की पावर x का अवकलन e की पावर x इंटू x का x आ जाएगा, समझ गए होंगे। प्लस देखिए अब की बार x का अवकलन करना है, 1 होता है e की पावर x का e की पावर x, f" की जो वैल्यू है वो आ गई 2 e की पावर x कॉमन आ गया, ये हो गया x प्लस कितना 1। अब जो बात आपको बताई है कि f' को किसके बराबर रखोगे, 0 के, 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से f' ये आया, ये हो गया 2e की पावर x इंटू x बराबर कितना 0। देखो यहाँ से आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको 11वीं क्लास में मैंने फलन में और 12वीं में भी पढ़ा दिया है ये कि 2 कभी 0 नहीं होता, तो ये 0 के बराबर होगा नहीं। e की पावर x की वैल्यू भी कभी क्या नहीं होती, 0 नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये 0 तभी होगा जब ये आपका -∞ हो, x -∞ परिभाषित नहीं है। इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, x बच गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ ध्यान रखिए 2 0 है नहीं, e की पावर x की वैल्यू भी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, लेकिन 0 क्या होगा, फिर बच गया वो x 1 0 होगा। x बराबर 0 पर किसका मान ज्ञात करना है, x बराबर 0 पर क्या करना है, आप लोगों को ध्यान करो, x बराबर 0 पर f" का मान ज्ञात करना है। f" की वैल्यू कितनी है वो देखो, ये रही, f"
डबल डैश एक्स की वैल्यू आपके पास ये है, इसमें जहां भी एक्स दिख रहा है उस एक्स की जगह क्या रख दो, 0 रखो, तो ये आएगा 2, यहाँ e की पावर x का मतलब ये 0, फिर x की जगह क्या है 0 प्लस कितना है 1 है, तो आपके पास फाइनली f डबल डैश 0 की वैल्यू आ गई 2, e की पावर 0 का मान 1 होता है, ये 1 बच गया तो इनटू में 1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो प्यारे बच्चों अब मैंने यही बात बताया कि x बराबर 0 पर f डबल डैश 0 की वैल्यू 2 है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होता है तो आपको बता दिया इस वाले पर मान आपका निम्नलिखित होता है, तो यहां आपका आएगा x बराबर 0 पर फलन क्या है, निम्नलिखित है, फलन निम्नलिखित है, फलन निम्नलिखित है। बात समझ में आ गई होगी ये शायद आप लोगों को, फलन क्या है, निम्नलिखित है। अगर ये फलन आपका निम्नलिखित आ गया तो अब निम्नलिखित मान क्या है, तो यहां लिखोगे निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान। निम्नलिखित मान ज्ञात करने का तरीका, जो भी x आया है वो फलन में रख दो, फलन ये वाला है, इस फलन में f0 रखो, f0 रखोगे तो x की जगह 0 आएगा, तो 0 माइनस कितना 1, फिर कितना है 2, e की पावर कितना 0। तो प्यारे बच्चों f0 की जो वैल्यू है वो -1 ये हो गई, ये 1 हो गया, ये 2 तो ये हो गया -2। आपका जो निम्नलिखित मान आएगा, यानी मिनिमम मान तो नहीं कह सकते, निम्नलिखित मान जिसको कहेंगे वो मिनिमा आपका आएगा -2। इस प्रकार आपका ये मिनिमा के बारे में साधारण जो परिचय था, जो द्वितीय कोटि अवकलज मेथड से सवाल हल करने हैं उनका तरीका यह है। आपकी किताब में जितने सवाल दे रखे हैं उनमें से एक सवाल को छोड़कर सारे के सारे सवाल, वो भी एग्जाम्पल में है, उस सवाल को छोड़कर आपको सब सवालों में यही तरीका लगाना है, आपको आसानी से सवालों के हल मिल जाएंगे। फिर भी कोई सवाल नहीं आता है या और अधिक सवालों की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।